किसी भी महिला के 2 अंडाशय होते हैं और जब किसी भी एक अंडाशय में अगर द्रव की थैली उत्पन्न हो जाती है तो उसको ओवेरियन सिस्ट बोला जाता है। ओवेरियन सिस्ट, किसी भी महिला के ओवेरियन सिस्ट होने की संभावना पूरे उम्र में 1 या 2 बार उसको ज़रूर होता है और ये यूजुअली हार्मलेस होते हैं, अपने आप 3-4 महीने में ये डिज़ोल्व हो जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये नॉन कैंसरस होते हैं, मतलब इनका कैंसर में तब्दील होने की संभावना ना के बराबर होती है। इसके अलावा ये माना गया है कि 8 से 18% महिलाओं में ओवेरियन सिस्ट होने की संभावना होती है उनके जीवन काल में। अगर हम बात करें तो ओवेरियन सिस्ट 2 या 3 तरीके के होते हैं। ओवेरियन सिस्ट जो होता है एक फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल सिस्ट हम बोलते हैं, जो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, और एक ओवेरियन ट्यूमर होता है। जो ट्यूमर होता है वो कैंसरस हो सकता है या नॉन कैंसरस हो सकता है। तो अंडाशय की जो गांठें होती हैं उसके लिए हमें सावधानी तो ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि वो कैंसरस हो। सबसे पहले हम ओवेरियन सिस्ट की कितनी कैटेगरीज हैं वो हम डिफाइन कर लेते हैं। फिजियोलॉजिक या फंक्शनल होते हैं, उसमें एक फॉलिकुलर सिस्ट होता है। जब कोई महिला का मासिक धर्म के समय पीरियड के 13वें या 14वें दिन उसका अंडाशय में एक अंडा बनता है और उससे बेबी अंडा निकलता है। मान लीजिए वो अंडा फूटता नहीं है और बेबी अंडा नहीं निकलता है, तो वो उसमें एक द्रव्य भर जाता है, उसको हम फॉलिकुलर सिस्ट बोलते हैं। और ये यूजुअली जो होता है जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी वजह से ही होता है। और एक होता है कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट। कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट क्या होता है कि जो अंडा है उसमें से बेबी अंडा तो निकल गया, लेकिन उसमें फिर से फ्लूइड बढ़ जाता है, तो वो एक कॉर्पस ल्यूटियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों जो होते हैं ये फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल सिस्ट होते हैं। ये यूजुअली बहुत बड़े साइज के भी नहीं होते, मैक्सिमम ये 6 से 7 सेंटीमीटर साइज के होते हैं और एक इसमें केवल एक द्रव्य भरा हुआ होता है और ये हार्मलेस होते हैं और यूजुअली 2-3 महीने में अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं। कुछ तरह के जो सिस्ट होते हैं, एक डर्मोइड सिस्ट होता है। डर्मोइड सिस्ट में क्या होता है कि अंडाशय में एम्ब्रियोलॉजिकल टिश्यू होता है जो उनका, और उसमें वो जो एम्ब्रियोलॉजिकल टिश्यू होता है वो एक गांठ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और एक डर्मोइड सिस्ट बनाता है। डर्मोइड सिस्ट में द्रव्य के अलावा दांत का हिस्सा दिख सकता है, बाल दिख सकता है, फैट दिख सकता है, तो ये एक डर्मोइड सिस्ट होता है। ये यूजुअली नॉन कैंसरस होते हैं, केवल 1-2% में कैंसर होने की संभावना होती है, लेकिन हाँ डेफिनेटली इसके लिए हमें सर्जरी ही करनी पड़ती है, क्योंकि ये वैसे सही नहीं हो सकते या इसमें हम वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी नहीं रख सकते कि हम इनको फॉलो करें। तो अधिकतर हमें इनको ऑपरेशन द्वारा निकालना पड़ता है और ये इनका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। इसके अलावा एक होता है चॉकलेट सिस्ट या फिर एंडोमेट्रियोमा। चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोमा जो होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारी बच्चेदानी की लाइनिंग होती है वो एबनॉर्मल जगह में अंडाशय में मिल जाती है जाके। जब अंडाशय में वो डेवलप होती है तो वहाँ पे एक गांठ बन जाती है जिसमें चॉकलेट कलर का फ्लूइड निकलता है और उसको हम चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोमा बोलते हैं। ये वाले सिस्ट जो होते हैं कैंसरस तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये डेफिनेटली एंडोमेट्रियोमा जो है एक तरह से इनफर्टिलिटी या बांझपन की स्थिति पैदा करता है, क्योंकि इसमें गांठ के साथ जो होता है उसमें जो है आते भी आके चिपक जाती हैं और आसपास की जो चीज़ें हैं वो आके चिपक जाती हैं, तो एक तरह से एडेशन फॉर्मेशन हो जाता है और उस वजह से जो एक नॉर्मल आर्किटेक्चर है ट्यूब्स का, ओवरी का और बच्चेदानी का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसकी वजह से बांझपन होने की बहुत संभावना होती है और एक मेजर कारण है जिसकी वजह से औरतों में बांझपन पाया जाता है। इसके अलावा होता है सिस्ट एडिनोमा, जो हमारे वो होते हैं ट्यूमर होते हैं जिनमें क्या कहते हैं नॉर्मल द्रव्य होता है या म्यूकस टाइप का द्रव्य होता है और यूजुअली ये बेनाइन होते हैं, इसमें मतलब कैंसर नहीं होता है और इनको सर्जरी से हम रिमूव कर सकते हैं। और सर्जरी से रिमूव करने के बाद इसमें बस एक ध्यान हमें रखना होता है कि हमेशा फॉलोअप में पेशेंट को रखना होता है कि क्योंकि ये दोबारा भी रिकर हो जाते हैं। तो और इसके अलावा एक जो होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है, जिसमें छोटे छोटे नेकलेस पैटर्न के छोटे छोटे सिस्ट अंडाशय में डेवलप होते हैं जो बिल्कुल ही हार्मलेस होते हैं और जिसका ट्रीटमेंट जो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड वेट रिडक्शन होता है और वो इनफर्टिलिटी करते हैं और कैंसरस नहीं होते हैं।
अमूमन जो होता है ओवेरियन सिस्ट में कोई लक्षण नहीं होता है, वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। या तो हमने कोई एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, या तो हमने कोई अल्ट्रासाउंड किसी और वजह से कराया होता है, या हम महिला डॉक्टर के पास जाके कोई चेकअप कराते हैं, तो जब वो हमारा इंटरनल एग्जामिनेशन करती हैं तो पता चलता है कि हमें सिस्ट है। अगर छोटे हैं तो इनमें यूजुअली कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन इनका साइज बढ़ा हुआ है या फिर कोई और इन्फेक्शन है तब इनमें सिम्टम्स होने की संभावना होती है। यूजुअली बहुत ही वेग से सिम्टम्स होते हैं, जैसे गैस बनना, पेट फूलना, पेड़ों में थोड़ा सा दर्द बताएगी, कहेगी सूजन हो रही है और कब्ज हो रहा है, उल्टी हो रही है, जी मिचला रहा है, तो इस तरह के वेग सिम्टम्स होंगे। कभी कभी जो है दर्द की संभावना भी होती है, तो दर्द अगर है तो हमें इन्फेक्शन भी रूल आउट करना होता है कि ऐसा तो नहीं सिस्ट इन्फेक्शन की वजह से हुआ। जब औरत संभोग करती है तब उसको दर्द हो तो वो भी एक ओवेरियन सिस्ट की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा अगर उसके योनि में रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे भी एक हमें अंदाजा होता है कि ओवेरियन सिस्ट होने की आकांक्षा हम सोच सकते हैं। ये सिस्ट जो होते हैं बहुत ही हार्मलेस होते हैं, एक जगह पड़े रहते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना होती है। जो सिस्ट बड़े होते हैं कभी कभी वो आप अपने एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हो जाते हैं। अगर वो ट्विस्ट हो जाते हैं तो ओवेरियन टॉर्जन बोलते हैं, और ये एक एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होती है, एक्यूट कंडीशन होती है जिसमें मरीज एकदम सिवियर पेन, पेट में दर्द की कंप्लेन करता है, उसको पसीना आने लगता है, उसको चक्कर आते हैं, वो कभी कभी बेहोश भी हो जाते हैं। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है जो ओवेरियन सिस्ट की वजह से हो सकती है। और कभी कभी जो बड़े सिस्ट होते हैं वो रप्चर कर जाते हैं और उसके वजह से ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है और पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और पेशेंट शॉक में चला जाता है। जितने भी ओवेरियन सिस्ट हैं वो मोस्टली नॉन कैंसर होते हैं, कुछ ही बहुत कैंसर होते हैं जिनमें संभावना होती है, तो उनकी हम लक्षण से या उनकी हिस्ट्री से हम पता कर सकते हैं कि उनमें कैंसर होने की संभावना है कि नहीं है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है पारिवारिक हिस्ट्री, मतलब उनके परिवार में किसी उनकी माता को या बहन को अगर ओवेरियन कैंसर हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या आंतों का कैंसर हुआ है, किसी भी तरह का कैंसर हुआ है, तो ऐसी महिलाओं को अंडाशय की गांठ के साथ कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। उसके अलावा अगर कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बोला जाता है, एक BRCA1, BRCA1 और BRCA2 जीन्स होती हैं, उनकी प्रेजेंस की वजह से भी एक महिला को कैंसर होने की संभावना होती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन लक्षणों को बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ऑपरेशन होना है नहीं होना है, जो ट्यूमर है उसको हमें, उसका इलाज हमें ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है, और ट्यूमर कैंसरस है कि नहीं है। जो ओवेरियन सिस्ट होते हैं वो यूजुअली क्योंकि हमने बताया कि वो फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल होते हैं, तो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस या जो माहवारी है उसकी अनियमितता सबसे प्रमुख कारण होता है, जिसकी वजह से ये सिस्ट बन जाते हैं। और जब हमारी हार्मोनल इम्बैलेंस या ये अनियमितता ख़त्म हो जाती है तो ये सिस्ट डिसअपियर भी हो जाते हैं। दूसरा, हमने जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एक कंडीशन होती है, इसमें जो स्त्रियां मोटी होती हैं तो उनमें भी सिस्ट डेवलप हो जाते हैं और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते हैं, तो वो भी एक कारण होता है जिसकी वजह से सिस्ट बन सकता है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को बहुत जल्दी माहवारी चालू हो जाती है, मतलब नॉर्मल एज जैसे 10 साल हम मानते हैं, एवरेज एज जो नॉर्मल एज है जो स्टार्ट होती है वो 10 साल है, और एवरेज एज 12 साल की उम्र में माहवारी चालू होती है। लेकिन जिनको बहुत जल्दी 10 साल की उम्र में माहवारी चालू हो जाती है तो उनमें सिस्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो है, आपको महीने के समय अगर दर्द हो रहा है, महीने के समय इन्फेक्शन हो जाता है या योनि में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये सिस्ट बन जाते हैं जो बहुत ही पेनफुल होते हैं और आपके बच्चेदानी को, अंडाशय को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर किसी महिला को पहले से एक सिस्ट रह चुका है और उसने सर्जरी कराई है या फिर कोई इलाज लिया है तो ये रिपीटेड उसको रिकर भी कर सकता है, और इस तरह से अगर पहले से हिस्ट्री रही है तो भी हमें सतर्क रहना चाहिए कि उस महिला को दोबारा भी सिस्ट हो सकते हैं।
यूजुअली जो सिस्ट होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द सिस्ट में हम पहले वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी करते हैं, मतलब हम बिल्कुल उनको 1-2 महीने फॉलो करते हैं कि उनका साइज तो नहीं बढ़ रहा है या उनकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं डेवलप हो रहा है। कभी कभी हम ऐसी महिलाओं को बर्थ कंट्रोल पिल्स या गर्भ निरोधक गोली पे भी डाल देते हैं, जो गर्भ निरोधक गोली का ये फंक्शन पाया गया है कि वो हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करती हैं और इन गांठों को दोबारा बनने नहीं देती हैं, और कभी कभी इन गांठों को छोटा भी करते हैं, रिग्रेस भी करते हैं। लेकिन कुछ गांठें जो होती हैं जिसमें हमें लग रहा है कि वो उनका साइज बहुत बड़ा है, यानी कि साइज कितना बड़ा है कि मोर देन 5 to 10 सेंटीमीटर साइज है। इसके अलावा एज बहुत क्या कहते हैं, एज है, मान लीजिए एज उनकी 50 साल, जैसे मैंने आपको बताया 50 साल से ज़्यादा उम्र है, या फिर उनको पेन है या कोई दिक्कत है, या फिर किस तरह की गांठ है, गांठ का कंस्टिट्यूएंसी कैसी है उस पर भी वो निर्भर करता है। तो हमारा सबसे पहले जो है हम लोग के टेस्ट करेंगे। उसमें हम सबसे पहला जो टेस्ट करते हैं, कुछ हार्मोनल टेस्ट करते हैं कि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है कि नहीं है। फिर हम उनका प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं क्योंकि कुछ गांठें प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती है, स्पेशली कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट, तो प्रेगनेंसी है कि नहीं है वो करते हैं। फिर हम एक इंटरनल ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से हमें सही स्थिति पता चलती है, हमें गांठ कहाँ पे है, उसका साइज कितना है, उसका कंस्टिट्यूएंसी कैसे है, मतलब वो सॉस में ऐसा है कि फ्लूइड भरा हुआ है कि उसमें सॉलिड भी कुछ है या मिक्स्ड वैरायटी है। फिर उसमें सिंगल एक सिस्ट है कि वो मल्टीपल सिस्ट उसमें एक साथ इकट्ठे होके एक सिस्ट, बड़ा सिस्ट बन रहा है। ये सारे चीज़ें हम अल्ट्रासाउंड पे नोट करते हैं, और फिर हम लोग जब ये दोनों चीज़ें कर लेते हैं तो हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि वो कैंसरस है कि नहीं है। अगर कैंसरस हमें लग रहा है या हमारा उसका एज मान लीजिए वो उसका पोस्ट मेनोपॉजल है, रजोनिवृत्ति हो चुकी है, तो हम ऐसे पेशेंट का CA-125 कराते हैं। CA-125 एक तरह का ट्यूमर मार्कर है जो बहुत ही कॉमनली हम महिलाओं में करा के प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कैंसरस है कि नहीं है। वैसे ट्यूमर, ये जो CA-125 ब्लड टेस्ट है, ये कभी कभी नॉन कैंसरस कंडीशन में भी बढ़ सकता है। जैसे अगर महिलाओं के बच्चेदानी में गांठ हो तब भी ये CA-125 बढ़ सकता है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो तब भी ये बढ़ सकता है, बच्चेदानी का TB हो तब भी ये बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी अगर हमें CA-125 एक बेसिक जांच है जो हम करा के पता कर सकते हैं कि वो कैंसरस है कि नहीं है। अगर हमें अल्ट्रासाउंड में या CA-125 में कुछ डाउट लगता है या कुछ संभावना लगती है कि वो कैंसरस है, तो हम पेशेंट का CT और MRI भी करा सकते हैं। इससे हमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए अगर हमें लग रहा है कि वो कैंसरस है तो हम और डिटेल जांच कराना चाहेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हुआ है, और फिर वो हो सकता है कि हम CT MRI के बाद अगर वो कैंसरस है तो हम छाती का CT स्कैन भी कराएं, क्योंकि यूजुअली जो अंडाशय का कैंसर है वो लंग्स में या फेफड़ों में फैलता है, तो या आंतों में आसपास की जगह पे फैलता है, तो हमें वो भी टेस्ट कराने पड़ेंगे। अगर हमने इन सब टेस्ट के बाद और हमारा जो हमने एक क्लासिफिकेशन कर लिया, उसके बाद हमारा जो इलाज है वो इस पे डिपेंड कर रहा है कि उसका किस तरह की गांठ है, उसकी जो महिला है उसकी उम्र कितनी है, उस गांठ का साइज कितना है, और उसको क्या सिम्टम्स है। मान लीजिए पेन हो रहा है उसको, या हैवीनेस हो रही है, या गांठ फील हो रही है, तो इन सब चीज़ों को हम एक साथ कंसिडर करके हम फिर आगे का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो यूजुअली जो प्री मेनोपॉजल यानी कि जिनको अभी रजोनिवृत्ति नहीं हुई है, तो उसमें हम वाचफुल एक्सपेक्टेंसी करते हैं। फिर उसके बाद हम उनको अगर ज़रूरत है तो हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देके उनके हार्मोन लेवल को नॉर्मल करते हैं, या फिर हम उनको बर्थ कंट्रोल पिल्स पे भी डाल सकते हैं। हर 6 महीने पे अल्ट्रासाउंड करके फॉलो करते हैं, 3 महीने से 6 महीने के अंतराल पे, कि वो साइज़ तो नहीं बढ़ रहा है और उनमें कोई और चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। जो पोस्ट मेनोपॉजल या जिन महिलाओं को रजोनिवृत्ति हो गई है और उनको गांठ है, तो कुछ ही केसेस में हम उनको वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी पे या हम लोग एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट विदाउट ऑपरेशन हम उनको छोड़ सकते हैं। अगर हम बिल्कुल श्योर हैं कि उनका CA-125 की रिपोर्ट नॉर्मल है, उनका जो अल्ट्रासाउंड है उसमें केवल एक ही गांठ है जिसमें
केवल पानी भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, उसमें कोई सॉलिड कंपोनेंट नहीं है, वो मल्टीलोक्यूलेटेड नहीं है, तो हम उसमें वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी कर सकते हैं। और वो भी हम 6 महीने तक करते हैं। अगर 6 महीने से साल भर में वो रजनोवृत्ति वाली स्त्री की गांठ डिसअपेयर नहीं होती है तो हमें एक सर्जिकल ऑप्शन लेना पड़ सकता है। तो सर्जरी जो होता है वो एक लास्ट ऑप्शन होता है जिसमें हम ऑपरेशन कर सकते हैं। वो लैप्रोस्कोपिक भी हो सकता है या फिर लेप्रोटमी हो सकता है। लैप्रोस्कोपी मतलब हम दूरबीन विधि द्वारा पेट में 1 या 2 चीरा लगाते हैं और उसके थ्रू हम दूरबीन विधि के द्वारा हम वो सिस्ट निकाल सकते हैं। अगर वो महिला को कैंसर है और या गांठ इतनी बड़ी है, कैंसरस उसमें चेंजेस लग रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसी स्त्री का हम लैप्रोस्कोपी नहीं करना चाहेंगे और इसमें हम लेप्रोटमी या फिर पेट खोलने वाली विधि का ऑपरेशन करते हैं। अगर महिला को कैंसर है तो खाली गांठ निकालने से काम नहीं चलेगा या अंडाशय निकालने से काम नहीं चलेगा, हमें कभी कभी नलें और बच्चेदानी सब निकालना पड़ता है। जो ऑपरेशन होता है उसमें यूजुअली जो महिलाएं जो यंग एज की होती है, जो रिप्रोडक्टिव होती है, जिनको आगे बच्चे पैदा करने होते हैं या जो 40 साल से कम उम्र की होती हैं, उनमें हम यूजुअली अंडाशय में से जो गांठ है वो निकालते हैं और अंडाशय हम इंटैक्ट छोड़ देते हैं ताकि आगे उनको प्रेगनेंसी हो सके। और अगर प्रेगनेंसी नहीं भी चाहिए तो महिला के फंक्शनल मतलब फंक्शन करने के लिए उसको हार्मोनल कमी ना हो, उसके लिए उसके अंडाशय को फंक्शन करना, अंडाशय होना ज़रूरी होता है। तो हम केवल जितना मैक्सिमम होता है हम लोग गांठ निकालने की कोशिश करते हैं। अंडाशय हम बहुत ही, जब हमें स्थिति ऐसी लग रही होती है कि हाँ ये कैंसरस हो सकता है, तब हम अंडाशय निकालते हैं। अदरवाइज हम जो महिलाएं 40 साल से कम उम्र की होती हैं उनके हम केवल अंडाशय में से गांठ निकालते हैं, अंडाशय पूरा नहीं निकालते हैं। कुछ केसेस होते हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे बहुत बड़ा ओवेरियन सिस्ट है और उसमें टॉर्जन हो गया है तो वो इमरजेंसी हो जाती है, या फिर वो रप्चर हो गया है। टॉर्जन मतलब वो रोटेट होके सिस्ट में रोटेट होके ऊपर नीचे होके वो पूरा एक ब्लू कलर का पूरा उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और ब्लड सप्लाई रुक जाती है और बहुत पेनफुल होता है, तब हमें उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। अदरवाइज हम प्रेगनेंसी में अगर इन अंडाशयों में गांठ हो जाती है तो हम किसी भी तरह की सर्जरी नहीं करते हैं।